अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो एक क्वेश्चन है जिसका ताल्लुक जो है वो IS 16 प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट या नॉन करंट एसेट्स के साथ जो है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें मुख्तलिफ एरियाज़ को जो है वो कवर किया गया है। और हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें किन चीज़ों को जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की जो है वो रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारी जो मंजिल है, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है। सबसे पहले कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द मशीन ट्रेडेड इन। यहाँ पर हमें गेन और लॉस फाइंड करना है एसेट की ट्रेड इन के ऊपर। एक्सचेंज ऑफ एसेट हुआ बेसिकली यहाँ पर। उसके लिए हमें डिस्पोजल अकाउंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम सबसे पहला काम एक करेंगे कि हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम डिस्पोजल अकाउंट। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है लेकिन लिखा मैंने कुछ भी नहीं है ताकि बिल्कुल स्क्रैच से ही ये क्वेश्चन जो है वो बन जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम डिस्पोजल अकाउंट जो है वो बनाएंगे। नंबर 2 हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर मशीनरी फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हमें एक वर्किंग परफॉर्म करनी पड़ेगी सेपरेटली, जिसकी मदद से हम डेप्रिसिएशन जो है वो फाइंड जो है वो कर सकते हैं। तो हम जो है वो एक काम करते हैं कि इसके लिए एक सेपरेट जो है वो हम वर्किंग जो है वो ओपन कर लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। मैं यहाँ साइड पे जो है वो लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो हमने ये फाइंड करना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर जो है वो बी है। और उसके बाद शो द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स। इसमें हमारे पास दो हैं, एक मशीनरी अकाउंट बनाना है कॉस्ट के ऊपर और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना है। तो हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और अकाउंट्स की हेडिंग जो है वो यहीं से जो है वो हम बना लेंगे। मशीनरी एट कॉस्ट, ये हमारे पास एक अकाउंट है और दूसरा हमारे पास जो है अकाउंट आ जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमारे पास। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ये लीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन का मुझे थोड़ा सा स्केच जो है वो समझ में आ गया है। मुझे 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं बेसिकली, मशीनरी अकाउंट एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और मुझे प्रिपेयर करना है डिस्पोजल अकाउंट। ठीक हो गया जी। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का डाटा पढ़ना शुरू करते हैं और हम जो है वो क्वेश्चन का डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर जो है हमारे पास किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। तो डाटा ऑफ द क्वेश्चन हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास क्या है जी। तो सबसे पहला काम हम देखते हैं, साइमन डेप्रिशिएट्स हिज मशीनरी एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस। ओके, तो हमारे पास मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है और हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। सो मेथड हमारे पास जो है वो है RBM। RBM स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास है 20%। ठीक है, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, वो कहता है कि he provides a full year depreciation in the year of an exit is acquired and no provision is made in the year of disposal। यानी कि शॉर्टकट में FYC, फुल ईयर चार्ज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन बट नॉट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। पॉलिसी आपके पास दो किस्म की होती हैं, आप जानते हैं। हमारे पास एक पॉलिसी जो है वो मंथली बेसिस होती है और एक पॉलिसी हमारे पास जो है वो फुल ईयर चार्ज होती है। तो डेप्रिसिएशन पॉलिसी, ठीक है, हमारे पास। और मैं यहाँ पर एब्रीवेशन जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ FYC। FYC शॉर्टकट है लेकिन इसका मतलब ये है फुल ईयर चार्ज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल आपने एक्वायर किया एसेट आप उस साल फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और जिस साल आप डिस्पोजल कर रहे हैं एसेट को उस साल आप जो है वो कोई डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज जो है वो नहीं करेंगे। ये मतलब है इस बात का बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पर फुल ईयर चार्ज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कहता है एट 1 नवंबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर मोस्ट प्रॉब्ली ये स्टार्ट ऑफ द ईयर लग रहा है लेकिन जब तक हम रिपोर्टिंग डेट नहीं लिखेंगे हम इसका कोई फैसला नहीं करेंगे।
At 1st November 2003, the cost of Siemens machinery was 140,900 and the net book value was 94,570. एक काम करते हैं, इन डेट्स को प्लॉट करते हैं. पहले मैं ईयर एंड देख लेता हूँ. ईयर एंड क्या, ताकि मुझे ये बात कंफर्म हो जाए कि मेरे पास जो है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर ही है क्या ये डेट. तो मैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर मशीनरी फॉर द ईयर टू 31 अक्टूबर 2004. तो 31 अक्टूबर 2004 मेरा ईयर एंड है. तो अक्टूबर के बाद अगला महीना नवंबर आता है. तो ये जो डेट दी हुई है आपको, ये आपके पास स्टार्ट ऑफ द ईयर है, 1 नवंबर 2003. ठीक है, 01 मैंने कॉपी किया हुआ, मैं कॉपी करके देता हूँ. 1 नवंबर 2003. ठीक है जी, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 01 नवंबर 2003. ठीक है जी. और हमारे पास ईयर एंड जो है वो हमारे पास है 31 अक्टूबर 2004. ये हमारे पास ईयर एंड है. ठीक है जी, ये लीजिए 31 अक्टूबर 2004, ये हमारे पास ईयर एंड आ गया. ठीक है जी, इसको OCT कर देते हैं. ओके, अब यही दो डेट्स मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में भी चाहिए, वहाँ भी कॉपी कर देते हैं हम इसको. ठीक है, और हमारे पास डेट यहाँ आ गई. इसके अलावा जो है बस यहाँ पर हमारे पास वही एज़ यूजुअल डेट, पर्टिकुलर्स और डॉलर साइन. बस ये एक ही बारी लिखूँगा मैं, क्योंकि बाकी जो है वो तमाम बारी में ये आपके पास जो है वो कॉपी हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है इसकी. अच्छा, अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है जी. वो अवेलेबल है, कॉस्ट जो थी स्टार्ट ऑफ द ईयर वो थी 14900. इसी को कॉपी कर लेते हैं, 14900. और ये आपके एसेट का ओपनिंग बैलेंस बन गया. ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिखूँगा ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, सिमिलरली ओपनिंग बैलेंस का वर्ड हमने यहाँ भी यूज़ करना है, तो मैं पहले से लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस. और ये हमारे पास है क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है जी, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं. अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आइटम जो आपके पास आ रहा है, ठीक है ना, वो आ रहा है कुछ और मज़ीद जो है वो डिटेल्स जो है वो हमें प्रोवाइड की गई हैं. वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा नेट बुक वैल्यू दी है हमें. नेट बुक वैल्यू हमारे पास है 94570. एक जो है वो काम करते हैं कि यहाँ पर मैं एक सेपरेट एक चीज़ बना देता हूँ, ज़रा देखिएगा इसको थोड़ा सा. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर में यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉस्ट. ठीक है, कॉस्ट ऑफ द एसेट. यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कैरिंग अमाउंट. ठीक है जी, कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू जो भी आप इसको जो है वो लिख दें, कोई ऐसा मसला जो है वो नहीं है. ठीक है, ये मैंने लिख दिया. कॉस्ट 140,900. ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, कैरिंग अमाउंट आपको गिवन है. कैरिंग अमाउंट आपको गिवन कितनी है जी, दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. नेट बुक वैल्यू 94570. दिस इज़ अवर कैरिंग अमाउंट. ये सारे एसेट्स की कैरिंग अमाउंट है जो हमारे पास एट दी स्टार्ट ऑफ द ईयर थे. तो यहाँ पर थोड़ी सी एक छोटी सी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं साथ साथ ही चलते हुए. ठीक है, और वो वर्किंग ये है कि हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमारे पास जो एसेट्स की कॉस्ट थी वो 14900 थी, 140,900. और हमें कैरिंग अमाउंट जो है वो दी गई है. तो हम यहाँ से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, इज इक्वल टू करके 14900 माइनस 94570. तो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग बैलेंस आ गया वो 46330 आ गया. ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है. अब यही फिगर जो है वो मैं पुट कर दूंगा 46330, यही फिगर जो है वो मैं पुट कर दूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग बैलेंस से 46330. आप इसको रेफरेंसिंग भी दे सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था. इज इक्वल टू करके आप जो है वो ये सेल सेलेक्ट कर दें तो आपके पास आंसर यहाँ से भी आ जाएगा. तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारे पास. अब हम जो है वो क्या करेंगे, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को. वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, अ मशीन विच हैड कॉस्ट 35,000 हैड बीन डेप्रिशिएटेड फॉर 4 years वाज ट्रेडेड इन फॉर अ न्यू मशीन. अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि एक मशीन
जिसकी कॉस्ट 35,000 है और वो 4 साल डेप्रिशिएट हुई है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है वो उसका डाटा जो है वो लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एसेट की जो कॉस्ट है वो हमारे पास जो है वो है सॉरी, यहाँ लिखते हैं कॉस्ट 35,000, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हम उसका लेस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी 4 साल की, ईयर 1, ठीक है जी, ईयर 2, 3 एंड 4, ठीक है जी। सो इज इक्वल टू 35,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, ठीक है, 20%, ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर आया 7,000। फिर हमने इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन किया 35,000 माइनस 7,000 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 20%, 5,600 हमारे पास आंसर आया। इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 35,000 माइनस 7,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन निकाल दी, फिर माइनस 5,600 दूसरे साल की डेप्रिसिएशन निकाल दी, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 20% के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 4480। क्योंकि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चल रहे हैं तो आप ये बात जानते हैं कि पिछले साल की डेप्रिसिएशन निकाल कर हम अगले साल की डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इज इक्वल टू 35,000 सॉरी ब्रैकेट ओपन 35,000 माइनस 7,000 माइनस 5,600 माइनस 4480 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये हमारे पास चौथे साल की डेप्रिसिएशन भी आ गई। मैं यहाँ पर ऑटो सम का फार्मूला यूज़ करूँगा और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई अगले पूरे 4 सालों की, जो कि मैंने इस एसेट के ऊपर ऑलरेडी चार्ज की हुई है। ये वो एसेट है, ये जो डिटेल्स आपके सामने दी हैं ये वो एसेट है जो आपने मशीनरी है, मशीनरी जो आपने डिस्पोज ऑफ की थी, तो यहाँ लिखते थे मशीनरी डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक हो गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉस्ट है, ये हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो यहाँ पर हमारे पास कैरिंग अमाउंट या आप कह सकते हैं नेट बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट स्लैश मैं NBV लिख देता हूँ, NBV, ठीक है। ये उस एसेट की कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू है जिसको आपने सेल किया है, ठीक है जी। ये हमारे पास कितनी आ गई, इज इक्वल टू 35,000 माइनस 20,664 14,336, ठीक हो गया जी। अब आपके पास जो है एक काम ये करते हैं कि यही जो एसेट है इसका डाटा यहाँ पे लिख देते हैं। 35,000 इस एसेट की कॉस्ट है, ये हमारे पास एसेट्स एट स्टार्ट थे, ये जो आपके सामने दिए हुए, ये जो 35,000 है ये वो एसेट है जो आपने डिस्पोज्ड, जो आपने बेच दिया, ठीक है, इसका आपने ख्याल रखना है। अब हमारे पास जो है इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो थी इज इक्वल टू 20,664 और हमारे पास इसकी जो नेट बुक वैल्यू थी वो थी 35,000 माइनस 20,664। आप ये सोच रहे हैं कि मैं रिपीटिशन क्यों कर रहा हूँ, यही डाटा दोबारा इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है। जब मैं इस वर्किंग के ऊपर आऊँगा तो आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं। तो अभी तक जो है वो हमने एसेट की कैरिंग अमाउंट निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को आप डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्म में भी जो है वो आप काम करके इसका गेन या लॉस जो है वो हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा लेस पार्ट एक्सचेंज अलाउंस। व्हाट इज़ पार्ट एक्सचेंज अलाउंस, वो वैल्यू जो आपके सप्लायर ने आपके एसेट को प्लेस की है, क्योंकि आपने अपनी पुरानी मशीन नया सप्लायर को दे दी, साथ में कुछ कैश दे दिया और आपने उससे एक नई मशीन ले ली। तो बेसिकली आपको अपनी पुरानी मशीन सेल करने के ऊपर कोई कैश नहीं मिल रहा, बल्कि आप जो है अपनी पुरानी मशीन दे के एक नई मशीन ले रहे हैं, तो वो आपकी मशीन को कोई वैल्यू प्लेस करेगा, आप एक्सचेंज कर रहे हैं। ओके, सो सवाल में ये बात बताई गई है कि हुआ क्या, ज़रा देखते हैं। वो कहता है द न्यू मशीन कॉस्ट 50,000, आप जो नई मशीन खरीद रहे हैं वो 50,000 की है एंड द ट्रेड इन वैल्यू वाज 14,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी पुरानी मशीन दी,
साथ में कुछ कैश दिया और एक 50,000 की मशीन नहीं खरीद ली। इन अदर वर्ड्स आपने 36,000, क्योंकि 50 माइनस 14 36 होता है, मैं इसको आसान लफ्ज़ों में बोलता हूँ, आपने 36,000 कैश दिया सप्लायर को, आपने उसको अपना पुराना एसेट दिया और आपने उससे एक 50,000 का नया एसेट, नई मशीनरी परचेज कर ली। इसका मतलब ये है कि अगर आप 36,000 पे करके 50,000 की एक मशीन ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पुराने एसेट को उसने 14,000 की वैल्यू असाइन की है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 14,000, ठीक है जी। ये 14,000 जो है ये वो वैल्यू है जो आपके सप्लायर ने आपको असाइन की है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि कैरिंग अमाउंट जो है वो ग्रेटर है, लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड होगा। वाई? बिकॉज कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन PEA। PEA का मतलब होता है पार्ट एक्सचेंज अलाउंस, ठीक है। तो इज इक्वल टू 14,000 माइनस 14,336, 336 का आपके पास जो है वो लॉस आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो है वो पहली वर्किंग जो है वो क्लोज हो जाती है। ये आपके पास सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आप जो है वो इस सवाल को, ठीक है, आप अकाउंट की फॉर्म में करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी ये मुमकिन है। मैं आपको इसकी अकाउंट में वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, और आपके पास जो है एक ये यहाँ पर सारा कुछ ये लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपके पास है कॉस्ट ऑफ द एसेट दैट इज 35,000, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो एसेट हमने बेचा है उसके ऊपर जो 4 साल की डेप्रिसिएशन थी वो हमारे पास आई थी 20,664, ठीक है जी, 20,664। और हमारे पास जो पार्ट एक्सचेंज अलाउंस इसके ऊपर आया है, ठीक है, पी पार्ट एक्सचेंज अलाउंस जो हमारे पास आया है दैट इज़ 14,000। तो हमारे पास इस साइड का टोटल जो है वो 35,000 है और इस साइड का टोटल जो हमारे पास है वो 34,664 है। सो इज इक्वल टू 35,000 माइनस 34,664। तो आपके पास 336 का देख लीजिए लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर जो है वो रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसकी एंट्रीज आपको करके दिखाता हूँ। डिस्पोजल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हम क्या क्या एंट्रीज परफॉर्म करते हैं। हम डिस्पोजल अकाउंट जब बनाते हैं तो एग्जिस्टिंग एसेट जो हमने बेचा है उसका सारा डाटा हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट बाय नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन जब उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसको हम ऑपोजिट जो है वो साइड पे मूव करेंगे, उसको हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो एसेट अकाउंट को जो है वो मैं क्रेडिट करूँगा और मैं इसका डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ डिस्पोजल अकाउंट में, तो मैं डिस्पोजल को डेबिट करूँगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय नेचर क्रेडिट इफेक्ट है, लेकिन जब मैं उस एसेट की डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करूँगा डिस्पोजल में तो मैं इसको डेबिट करूँगा, ठीक है, और डिस्पोजल को जो है मैं क्रेडिट करूँगा, ठीक है। 35,000, ठीक है, और 20,664 और लास्ट वन हमने एसेट को परचेज़ किया, एक नया एसेट परचेज़ किया है, तो न्यू एसेट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा। न्यू एसेट की कॉस्ट है 50,000। हमने कैश कितना पे किया, ठीक है, बैंक हम क्रेडिट करेंगे 36,000 से, क्योंकि उसने 14,000 मेरे पुराने एसेट को वैल्यू असाइन की है। और जाहिर बात है 14,000 अगर वो मेरे पुराने एसेट को वैल्यू असाइन कर रहा है तो 36,000 का कैश हम उसको पे कर रहे होंगे। तो हमने जो अपना पुराना एसेट है 35,000 वाला, उसका डाटा हमने डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो यहाँ पर मैं डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करूँगा, ठीक है, और वो क्रेडिट होगा आपके पास 14,000 से। तो ये आपके पास जो है वो ट्रांजैक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। और यहाँ पर ये 3 एंट्रीज़ जो हैं वो भी हमारे पास, ये अकाउंटिंग एंट्रीज़ जो है मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इसकी हमें ज़रूरत जो है वो नहीं थी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज़, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग एंट्रीज़ हो गई। उसके बाद हमारे पास जो है
जो एसेट अकाउंट है हमारा, इसको ज़रा थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 140,900 था। हमने एक नया एसेट परचेज़ किया है, तो एडिशन हुआ हमारे पास, एडिशन हमारे पास हुआ है 50,000 का, ठीक है। और उसके बाद हमने एक एसेट को डिस्पोज ऑफ किया है। ये आपकी पहली एंट्री है, ये देखिए, डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट 35,000 से, तो ये आपके पास 35,000। तो अगर आप इस अकाउंट को जो है वो बैलेंस करेंगे तो आपके पास इसके आंसर्स जो हैं वो आ जाएंगे, इज़ इक्वल टू 190,900 माइनस 35,000। तो हमारे पास 155,900 आंसर जो है वो आ गया। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है एसेट्स का, ठीक है जी। ओके, ये हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। हमारे पास जो है इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन में हमारे पास जो फिगर आएगी उसको हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर हमने लिखना है, उसकी वर्किंग मुझे करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपके पास SPL में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, और यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्पोजल। जो आपने एसेट 35,000 का जो था, जो आपने डिस्पोज ऑफ किया, उसके ऊपर हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, 20,664, ठीक है जी। और इसकी एंट्री जो है वो भी मैंने की हुई है, ये देखिए, ये एंट्री है इसकी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको मैं येलो कलर कर देता हूँ ताकि ये इसके साथ लिंक हो जाए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, और इसको जो है मैं वो कोई और कलर दे देता हूँ, लेट्स ये कलर दे देता हूँ मैं, ताकि आपको याद रहे, लिंकेज हो जाए इसके साथ, ठीक है। और 14,000 को जो है मैं कोई और कलर दे देता हूँ, लेट्स ये कलर, ताकि मैच हो जाए। अब मेरा एसेट अकाउंट बैलेंस है, दिस इज़ माय बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। ओके, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर थी। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, यहाँ पर मेरे पास डिस्पोजल जो है वो मैंने कैलकुलेट किया है। अब जो है मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करूँगा तो मेरा यहाँ पर काम आसान हो जाएगा। अब देखिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर वर्किंग बी में आना पड़ेगा, ठीक है। कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो हमने कैलकुलेट जो है वो करना है, ठीक है जी। ये देखिए, हम क्या करेंगे, हमारे पास एसेट की कॉस्ट एट द स्टार्ट 140,900 थी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 46,330 और कैरिंग अमाउंट 94,570। जो हमने एसेट डिस्पोज ऑफ किया उसकी कॉस्ट 35,000, वो कितना डेप्रिशिएट हुआ था, 20,664, और इसकी कैरिंग अमाउंट है 14,336। तो हमारे पास यहाँ पर कैरिंग अमाउंट आ गई, कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, यानी कि पुराने एसेट्स में से जब हमने 35,000 का एक एसेट सेल कर दिया तो उसके बाद हमारे पास जो एसेट्स की एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है वो हमारे पास जो है वो आ गई है। कैरिंग अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स वो हमारे पास आएगी 94,570 माइनस 14,336, ये हमारे पास आएगी, ठीक है। मैं इसको रेड मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 94,570 माइनस 14,336, ठीक है जी। अब हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास वो है 20%। हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है फॉर द ईयर जो है वो आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 80234 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 16047, सॉरी 16047, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर दी ईयर है, ठीक है जी। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ओके, नाउ ये हमारी सेकंड वर्किंग हो गई, ठीक है। और अब हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। ये हैसल हमने इसलिए की है सारी, उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो था वो हमें पूछा गया था। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ना होता, स्ट्रेट लाइन मेथड होता, तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है थोड़ी सी सिंपल होती। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, ये ओल्ड एग्जिस्टिंग एसेट के ऊपर। अब यहाँ पर मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर रहा हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और आगे कर रहा हूँ मैं न्यू एसेट। हमारे पास न्यू एसेट की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, वो थी 50,000।
सो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% हमारे पास आ गया आंसर 10,000। तो हमारे पास टोटल जो आंसर आ गया, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मैं तोड़ तोड़ के इस क्वेश्चन को इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ठीक है जी। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आप ऐसा कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओल्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस न्यू एसेट एंड टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो आपके पास आ गया। मैं इसको दूसरा कलर देता हूँ। डेप्रिसिएशन ये टोटल है, यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास टोटल है दोनों एसेट्स को मिला के। डेप्रिसिएशन की एंट्री आप सब लोग जो है वो जानते हैं क्या होती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हम डेबिट करते हैं, ठीक है, और हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जो है वो क्रेडिट करते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा 26047। ठीक है जी, ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, नाउ 26047 यहाँ पर आ गया हमारे पास, 26047 ये आ गया। ओके, इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं। ठीक है, हम ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पर, इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लगा देते हैं, ऑल्ट इज इक्वल टू कर लेते हैं ताकि फार्मूला कॉपी पेस्ट करने में जो है वो आसानी हो जाए। इज इक्वल टू 72377 माइनस 20664 51713। अब देखिए जी, ये आपके पास सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब मैं अगर आपसे इसके डिफरेंट में क्वेश्चंस जो है वो इसमें बना सकता हूँ, कुछ तो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट्स में, लेकिन जितने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको उन सारे क्वेश्चंस का जो है वो आंसर जो है वो 1 बाय 1 जो है वो कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम 1 बाय 1 चलते हैं एक्सट्रैक्ट्स वाइज। ठीक है, और हम जो है देखते हैं कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन है और किस तरीके से जो है वो हम काम कर सकते हैं। नंबर 1 हम सबसे पहले बनाते हैं, आपको पता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हम शो करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो सूरत हाल जो है वो कुछ ये है कि हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में हम क्या चीज़ लिखेंगे, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो हमारे पास यहाँ पर आएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास जो है वो है 26047। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जो है वो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट आता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आएगा जो कि हमारे पास है 336। ये हमारा एक्सपेंस है, ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो हमारा टोटल एक्सपेंस जो एसपीएल में जाएगा वो इन दोनों का समेशन जाएगा। ये हमारा टोटल चार्ज बोलते हैं इसको, टोटल चार्ज टू एसपीएल। ठीक है जी, ये हमारे पास पहला आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये हमारे पास है। ठीक है, और हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास जो है आप क्या करेंगे कि आप जो है वो एसेट को नेट बुक वैल्यू पे प्रेजेंट करेंगे। सो मशीनरी एट कॉस्ट, मैं यही से इसको कॉपी कर रहा हूँ, टाइपिंग करने से थोड़ा बच जाऊँगा। मशीनरी एट कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पर हमने मशीनरी एट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के जो है वो क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो उठाने, इज इक्वल टू 155,900 और इज इक्वल टू 51713। ये हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है। इन द इज इक्वल टू 155,900 माइनस 51713। ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है इस वक्त, ये हमारे पास एसेट की नेट बुक वैल्यू। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये मैं आपको अपनी तरफ से करवा रहा हूँ ताकि आपको फुल फ्लैट जो है वो क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, बेशक ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आपको हर किस्म का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी समझ में आ सकता है, आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। और हमारे पास यहाँ पर आ गई कैरिंग अमाउंट।
सो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। कैरिंग अमाउंट आपके पास, ये हमारे पास इसका अल्टीमेट आंसर है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा सवाल जो है वो एंड होता है। ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट्स आ गए। अगर आपसे एक्सट्रैक्ट्स का पूछा जाए तो ज़रा एक मरतबा इसकी आउटलुक देख लेते हैं क्वेश्चन की। ये हमारे पास जो है, हमारे पास ये 3 अकाउंट्स हैं। देखिए, मशीनरी एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल, ये 3 अकाउंट्स हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन का डाटा था, ये हमारे पास क्वेश्चन की अकाउंटिंग एंट्रीज़ हैं, और ये हमारे पास उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है मशीनरी जो हमने डिस्पोज ऑफ की थी उसके ऊपर हमने गेन लॉस भी कैलकुलेट किया और डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट की 4 साल की। और ये हमारे पास एग्जिस्टिंग एसेट जो है उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो हमने कैलकुलेट की, इंक्लूडिंग द न्यू वन। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस करता हूँ। ठीक है, एट ए ग्लैंस आपको नज़र आ जाए कि हमने क्या किया है। और ये हमारा क्वेश्चन है, ताकि आप इसको भी ज़रा थोड़ा गौर से देख लीजिए। मैं इसको 2 मिनट के लिए यहाँ होल्ड कर देता हूँ ताकि आप इसको देख लीजिए आराम से। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।